क्या आप जानते हैं कि कोलकाता शहर की अगर आज बिक्री हो तो उसका दाम कितना होगा? या अगर इसी सवाल को उलट कर पूछें तो क्या आप यह बता सकते हैं कि कोलकाता शहर कभी बिका होगा तो कितने में बिका होगा? मैं आपको बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता शहर रायचौधरी परिवार से केवल 2300 रुपये में खरीदा था। पहला मोल 500 रुपये का हुआ था, जिसे बढ़ाकर 1300 रुपये किए गए था और 1000 रुपये अतिरिक्त जो बाहर की ज़मीनें थी उनकी ज़मींदारी की कीमत थी। इसी तरह से रविन्द्रनाथ ठाकुर कैसे बन गए? आखिर यह ठाकुर और टैगोर में ताल्लुक क्या था? क्या आप जानते हैं कि कोलकाता का एक सेठ इतना अमीर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कारोबार के लिए उससे कर्ज लेती थी? आखिर क्या हुआ उस परिवार का? मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताबें, और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है ठाकुरबाड़ी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कुटुंब वृत्तांत। अनिमेष मुखर्जी इसके रचनाकार हैं। अनिमेष मुखर्जी का ताल्लुक बंगाल के भद्रलोक से है, हालांकि उनकी जड़ें जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हैं। मीडिया में कंटेंट लेखन से लेकर MBA और लेखन पढ़न की जो दुनिया है, मीडिया की चकाचौंध की जो दुनिया है, बड़ी कंपनियों में जो कंटेंट की स्थिति है, सिनेमा और भोजन का जो इतिहास है, तकनीक है, इन पर लगातार पढ़ते रहते हैं और नियमित लिखते रहते हैं। यह किताब कोविड काल में जब वह इस सवाल से जूझ रहे थे कि लगभग हर बंगाली से यह पूछा जाता है कि आखिर तुम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों रहते हो, उन्होंने तलाशना शुरू किया कि आखिर रविंद्रनाथ टैगोर की पारिवारिक स्थिति क्या थी। क्या वाकई उनको केवल इसलिए सम्मान दिया जाता है कि वे पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला, या उनके परिवार की और भी कोई स्थिति थी? जैसे जैसे वे रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार के बारे में जानना शुरू किया, उनको पता चला कि केवल रविंद्र संगीत ही नहीं है, बल्कि रविंद्र संगीत बंगालियों की जनजीवन से इस तरह से जुड़ा है कि किसी भी लड़के और लड़की की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो रविंद्र संगीत की में कुछ उसको गाना सुनना ना आता हो। आखिर कला और संस्कृति की ये जड़ें पश्चिम बंगाल में किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ी हुई थी? मुखर्जी जब इस प्रश्नों से, इसके इतिहास से गुजर रहे थे तो उन्हें कई चौंकाने वाली चीज़ें पता चली। यह पुस्तक 15 अध्यायों में है और हर अध्याय आपको चौंकाता है। इन अध्यायों से गुजरते हुए हमें शुरुआत के कोलकाता और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है और इस बात का भी पता चलता है कि दरअसल जिसे हम कोलकाता समझते हैं उसकी क्या स्थिति थी, किस तरह से वहाँ जमींदार और वहाँ के नवाब और वहाँ के राजा पैसों को लेकर आपस में उलझ रहे थे, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आने के बाद एक दूसरे में फूट डाला, और उस दौरान किस तरह से कुछ बंगाली परिवारों ने समृद्धि की उस ऊंचाई को हासिल किया जहां तक पहुंचना आज भी किसी भारतीय के लिए असंभव सा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के उस भद्रलोक ने ब्राह्मण परिवारों ने इसलिए यह अहमियत हासिल की क्योंकि भाषा के प्रभाव को उन्होंने पहले से जान लिया था। रविंद्रनाथ ठाकुर का परिवार भी उन्हीं में से एक था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय जमींदारों के बीच अपनी भाषाई समझ के चलते न केवल दुभाषिए का काम कर रहे थे, बल्कि एक तरह से बिचौलिए का काम कर रहे थे। उन्होंने व्यापार में भी दखल देना शुरू किया, जमीनों में भी उनका दखल था और तमाम तरह के कारोबार में उनकी स्थितियां थी। इसके अतिरिक्त बड़े जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बचाव करना, उनके साथ ताल्लुक बनाना, उनके अनुबंधों को निस्तारित करना,
ये सब ठाकुर परिवार इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास वह भाषाई समझ थी। लेकिन उस भाषाई समझ को विकसित करने के लिए इस परिवार ने अपने घरों में उन बाहरी लोगों को घुसने दिया, जिसके चलते उनकी खाने की टेबलों पर मांसाहार परोसा जाने लगा। एक तरह से अनिमेष मुखर्जी अपनी पुस्तक में यह दावा करते हैं कि भारत में जो मांसाहार की परंपरा है ब्राह्मणों के अंदर, पश्चिम बंगाल में दरअसल वह एक तरह से ठाकुर परिवार, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपरा थी। इनके दादा का उल्लेख भी वो करते हैं, जगत सेठ, सिराजुद्दौला, तमाम तरह की पश्चिम बंगाल में बक्सर और प्लासी का जो युद्ध है उनकी बात करते हैं। और उन युद्धों से गुजरते हुए वो उस जगह पर आते हैं जब ठाकुरबाड़ी का जोड़ा सांको में जो जगह है, किस तरह से वहाँ की पैतृक हवेली रविन्द्रनाथ ठाकुर की है और वो किस तरह से यह परिवार दिनों दिन अपनी उस योग्यता के चलते, अपनी भाषाई समझ के चलते, अपनी विद्वता के चलते न केवल बड़ा होता गया बल्कि कला, संस्कृति और धार्मिक क्षेत्र को भी प्रभावित करता रहा। पश्चिम बंगाल का जो नव जागरण आंदोलन है उसमें ब्रह्म समाज हो या आर्य समाज हो, उसे भी इस परिवार ने प्रभावित किया। इनके दादाजी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी प्रिंस द्वारकानाथ की स्थिति ये थी कि जब वे लंदन पहुंचे थे तो महारानी विक्टोरिया ने उन्हें अपने प्राइवेट डिनर में बुलाया था और इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री उनके दोस्त बनना चाहते थे। लेकिन द्वारकानाथ की पार्टियों में, जब वे बागीचों में, बागान में अपनी पार्टियां करते थे तो उसमें मेम नाचती थी, शराब छलकता था, बड़े का खाना बनता था। एक दिन इनकी पत्नी के पास यह शिकायत पहुंची और द्वारकानाथ की पत्नी ने यह तय किया कि अब से द्वारकानाथ, जो प्रिंस द्वारकानाथ थे जिनके लिए महारानी विक्टोरिया अपने महल के दरवाजे खोल रही थी, उनका अपने घर में ही जाना बंद हो गया था। उसी परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर जब उनके पोते बने तो किस तरह से उन्हें, उनके पिता को दिवालिया जमींदारी मिली, किस तरह से इनके बड़े भाई ने उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम शुरू किया, जिसे अपनाने के बाद बांग्लादेश के जो आजकल वहाँ की सरकार के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल जीता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का पहला प्यार कौन था? क्या मुंबई की उनकी प्रेमिका थी या उनकी वह भाभी जिन पर एक तरह से साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्म उनके कथानक पर आधारित होकर बनी थी, या कादम्बरी देवी जिनकी हम बात कर रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ और कादम्बरी देवी के बीच जो संबंध थे, यह प्रेम त्रिकोण क्या वाकई केवल उतना ही था? यह पुस्तक केवल वहीं तक नहीं रुकती है बल्कि ठाकुर परिवार में आगे बढ़ते बढ़ते स्वर्ण कुमारी और उससे भी आगे पहुंचते हुए सरला देवी और महात्मा गांधी तक पहुंचती है। यह बताने की कोशिश करती है कि जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी में वैचारिक युद्ध चरम पर था, तब किस तरह से सरला देवी गांधी जी के खादी की बनाई हुई साड़ियों की मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई थी उस समय जब बा तक ने उनकी साड़ी पहनने के लिए उस दौरान लगभग मनासा कर दिया था। अनिमेष मुखर्जी ने इस पुस्तक को किस्सागोई की शक्ल में लिखा है। इसमें ऐतिहासिक होने का दावा यह पुस्तक नहीं करती है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आती है और उन तथ्यों के साथ आती है जो इंटरनेट पे, अखबारों में, दूसरी जगहों पर बिखरे पड़े हैं। अनिमेष मुखर्जी की यह पुस्तक आपके अंदर वह जिज्ञासा जगाती है जिससे आप न केवल पश्चिम बंगाल के इतिहास,
बल्कि ठाकुर बाड़ी के बहाने समूचे पश्चिम बंगाल को 16वीं सदी के बाद 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी तक देख सकते हैं। खासकर 20वीं सदी तक तो देख ही सकते हैं कि किस तरह से उस परिवार के लोगों ने अपना प्रभाव छोड़ा। यह पुस्तक दरअसल भारतीय इतिहास को किस्से के ढंग से प्रस्तुत करती है और इसीलिए यह अपने आप में अपने पाठ के अनुसार एक अनोखी पुस्तक है। इसे पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है इस पुस्तक को, और इसका मूल्य है 299 रुपये। पृष्ठ संख्या है 210। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में कल मैं ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।